हेलो सभी को। अगली बार जब आप कोई फिल्म देख रहे हैं और आपको लगे कि ये सीन किसी दूसरी फिल्म के जैसा है तो तुरंत बनाने वालों को कोसना शुरू मत कर देना। फिल्म निर्माता अक्सर दूसरे फिल्मकारों से प्रेरणा लेते हैं। इस प्रेरणा के लिए उन्होंने कई नए शब्द भी ढूंढ निकाले, जैसे होमेज, कैमियो, साइटिंग, अलूजन और पैरोडी। लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको किसी फिल्म अकेडमी का बोरिंग लेक्चर नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको ईस्टर एग्स और लोकप्रिय कार्टून्स के साथ उनके रेफरेंसेस दिखाने जा रहे हैं और हमें यकीन है कि आपने अभी तक इनके बारे में नहीं सुना होगा। आप भी अपने यादगार रेफरेंसेस को कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे नए और मनोरंजक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेडेटर्स माउथ। क्या आपको ये मजेदार जीव याद है? ये गमबॉल वाटरसन नाम की बिल्ली और उसका अडॉप्टेड भाई डार्विन द गोल्डफिश है। ये दोनों 2011 के कार्टून नेटवर्क पर आने वाले कार्टून द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गमबॉल के कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और हमेशा ही किसी मुसीबत में फंस जाते थे, याद है आपको? इस कहानी को ब्रिटिश ह्यूमर और थोड़ा अडल्ट सरकाज़म जोड़कर और भी मजेदार बनाया गया था। इस कार्टून के निर्माताओं को कई प्रकार के रेफरेंसेस पसंद थे, भले ये 10 मिनट्स की क्यों ना हो, पर फिर भी आप इनके हर एपिसोड में कुछ नया देख पाते थे। उदाहरण के लिए तीसरे सीजन का द पिज्जा एपिसोड ले लीजिए। इस एपिसोड में आप हैरी पॉटर, स्टार वार्स, प्लैनेट ऑफ एप्स, मैड मैट्रिक्स के रेफरेंसेस देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको प्रेडेटर भी दिखाई देगा। यहाँ गमबॉल का चेहरा अचानक बदल जाता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसी सीजन में उस फेमस एलियन का एक और रेफरेंस लिया गया था। एक सामान्य टर्टल दुनिया को इंफ्रारेड में देखने लगा था, ठीक वैसे ही जैसा उस साइंस फिक्शन फिल्म का मॉन्स्टर देख पाता है। फेवरेट टीवी शो। पिछले 10 सालों में आपने नोटिस किया होगा कार्टून नेटवर्क पर बहुत ही कम एनिमेटेड सीरीज ने उतनी लोकप्रियता हासिल की है जितनी एडवेंचर टाइम ने हासिल की है। इसके ज्यादातर दर्शक एडल्ट्स होते थे। ये उन लोगों की कहानी थी जो एक न्यूक्लियर वॉर से बचे हुए थे। वैसे इस कार्टून की पूरी कहानी मैड मैक्स के रेफरेंस पर बनी हुई है, जिसमें आप ऐसे ही लोग देख सकते हैं। इस सीरीज के निर्माताओं ने क्लैरेंस और वी बेयर बेयर्स नाम के 2 और कार्टून्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने अपनी लोकप्रिय सीरीज को होमेज देने का फैसला किया। इन दोनों एनिमेटेड सीरीज के कैरेक्टर्स हमेशा टीवी पर एडवेंचर टाइम देखते रहते थे। काफी अच्छा आइडिया था। यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड ईस्टर एग्स या गहरे राज नहीं थे। एक सामान्य दर्शक भी इन रेफरेंसेस को आसानी से समझ सकता था। कार्टून कॉस्प्ले। अगर आपको लगता है कि कार्टून नेटवर्क अपने कार्टून्स को अपने ही चैनल के दूसरे कार्टून्स के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। उदाहरण के लिए इस चैनल की हिट टीवी सीरीज को देख लीजिए। द पावरपफ गर्ल्स 6 बार एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। इसके दूसरे सीजन के इमेजिनरी फ्रेंड एपिसोड में उन्होंने एक दूसरी हिट सीरीज साउथ पार्क को होमेज दिया था। इस कैरेक्टर्स में से ब्लॉसम नाम की लड़की अचानक एरिक कार्टमैन बन जाती है और उसकी आवाज में बातें करने लगती है। आप तुरंत ही साउथ पार्क के एरिक को पहचान सकते हैं और ब्लॉसम उसे और भी मजेदार तरीके से निभाती है, याद है आपको? सीरियस मैसेज। हम ये साबित कर सकते हैं कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एडल्ट ही एनिमेटेड सीरीज और दुनिया भर के सिनेमाज में रेफरेंसेस को आसानी से ढूंढ पाते हैं। हमारा अगला कार्टून है फॉस्टर्स होम फॉर इमेजिनरी फ्रेंड्स, जिसे द पावरपफ गर्ल्स के स्क्रीन राइटर ने बनाया। इसके एक एपिसोड में हम जेफरी लेबोस्की का नाम सुन सकते हैं। जिन लोगों ने द बिग लेबोस्की फिल्म नहीं देखी है वो शायद इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस मूवी के फैंस तुरंत अपने फेवरेट कैरेक्टर को पहचान जाएंगे। वैसे पावरपफ गर्ल्स में इस फिल्म का एक और रेफरेंस पाया जा सकता है। एक सीन में हम एक बूढ़े आदमी को अंधेरे में एक फायर प्लेस के पास बैठे हुए देख सकते हैं। ऐसा ही सीन फिल्म में भी दिखाया गया है। इसके थोड़ी देर बाद एक मजेदार धमकी भरी चिट्ठी दी जाती है। ऐसी चिट्ठी कोइन ब्रदर्स की कॉमेडी में भी दिखाई गई है। इसलिए जब कार्टून्स को मॉडर्न सिनेमा के फैंस के लिए बनाया जाता है तो हम अक्सर ऐसी मजेदार बातें देख पाते हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम विलेंस। कार्टून नेटवर्क पर टीन टाइटंस गो नाम की एक फनी एनिमेटेड सीरीज है जिसमें कुछ बच्चे सुपर हीरोज बनना चाहते हैं। इस सीरीज को डीसी कॉमिक्स के साथ मिलकर बनाया गया है। अब इतने इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन के साथ जाहिर है कि इस सीरीज के विजुअल कंपोनेंट्स भी बेहद बढ़िया होंगे। एक और बात, इसमें आप बहुत सारे रेफरेंसेस देख पाएंगे जिनमें ज्यादातर बैटमैन सागा से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द अल्टीमेट बैटरैंग एपिसोड को देख लीजिए। इसके नाम से ही आप डीसी के सुपर हीरो को पहचान सकते हैं। और इस सीन में हम 6 ऐसे आइटम्स देख सकते हैं जो हमें हमारे कॉमिक्स के हीरोज की याद दिलाते रहते हैं। यहाँ पर एक स्कारफेस पपेट है जो असली 80s के दशक में ब्रूस वेन की कहानी याद दिलाता है। जिस प्लेट को आप देख रहे हैं वो रिडलर नाम का कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है।
यहाँ आप एक संदूक भी देख सकते हैं जिस पर हश बैंडेज लिखा हुआ है। ये बैटमैन के दुश्मन हश का संदूक है। इसके बाद आप एक फेस क्रीम भी देख सकते हैं जिसे कहानी के विलन रोलैंड डेगेट ने बनाया है। वैसे यही क्रीम कैटवुमन में भी देखी जा सकती है। थोड़ा ऊपर एक कलश रखा है जिसमें रॉबिन की अस्थियां रखी गई हैं और एक क्रोबार है जिससे जोकर ने रॉबिन को खत्म किया था। यहाँ आप मिस्टर फ्रीज का सिर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही शो में और भी कुछ रेफरेंसेस हैं। एक सीन में 3 टाइटन्स दूध से मूछें बना रहे होते हैं, तब रॉबिन की मूछें मारियो जैसी लगती है। ग्रेट एक्टर। डेस्पिकेबल मी फिल्मों के तीसरे भाग से हम समझ जाएंगे कि इसके डायरेक्टर को बचपन में कौन सी फिल्में पसंद थी क्योंकि इस फिल्म में आप हैरिसन फोर्ड की इंडियाना जोन्स और हैन सोलो फिल्मों के कई रेफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह ग्रू म्यूजियम से बेशकीमती आर्टिफैक्ट को ले जा रहा है। ऐसे ही कुछ हमने इंडियाना जोन्स में भी देखा था ना। कुछ ही देर बाद मिनियंस डॉक्टर नेफारियो को कार्बोनेट में फ्रीज कर देते हैं। सभी जानते हैं कि स्टार वॉर्स के 5वें एपिसोड में ल्यूक स्काईवॉकर और प्रिंसेस लिया के दोस्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, याद है आपको? फेटल कोलिजन। ग्रू और उसकी मिनियन सेना का तीसरा भाग कई इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस से भरा पड़ा है, लेकिन शायद ही किसी दर्शक ने ये बात नोटिस की होगी। क्या आपको वो सीन याद है जब बेल्थाजर ब्रैड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा चुराने के लिए एक शिप पर जाता है, ग्रू उसे रोकने के लिए वहां पहुंचता है। इस सीन में ग्रू और उसके मिनियंस एक अजीब डिवाइस में बैठे होते हैं जो एक हाई स्पीड टॉर्पेडो जैसा दिखता है। जब मिनियंस पानी से जा रहे होते हैं तब वो एक क्लाउन फिश के पास से गुजरते हैं। क्या आप गेस कर पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये नेमो और उसका पिता मार्लिन है। बेचारे क्लाउन फिश के स्क्रीन राइटर्स के साथ क्या दुश्मनी थी कि उसे इस तरह मार दिया गया, बताओ? डिटेक्टिव कॉस्ट्यूम्स। शायद कॉमिक्स के सबसे बड़े फैंसी डेस्पिसिबल मी 3 के इस रेफरेंस को समझ पाएंगे। जी हाँ, जरा इस सीन को देखिए जहां ग्रू और उसका जुड़वा भाई ड्रू एक स्पीड बोट में जा रहे हैं। क्या उनके मजेदार वेट सूट्स जाने पहचाने लग रहे हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। दरअसल यहाँ निर्माताओं ने स्पाई वर्सेस स्पाई इस कॉमिक सीरीज का जिक्र किया है। ये कहानी 60 के दशक में पब्लिश की गई थी और ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी। शायद इसीलिए मेन कैरेक्टर्स के अलग रंग काफी लॉजिकल लग रहे हैं। लॉस्ट स्टफ। यकीन मानिए कार्टून्स की दुनिया के कुछ कार्टून्स बेहद अच्छी तरह कनेक्टेड हैं, भले उन्हें अलग अलग कंपनीज ने क्यों ना बनाया हो। उदाहरण के लिए रिक एंड मॉर्टी एंड ग्रेविटी फॉल्स को देख लीजिए। पहला वाला कार्टून नेटवर्क ने बनाया और दूसरा वाला डिस्कवरी चैनल ने, लेकिन इसके बावजूद इनके निर्माताओं ने दोनों के बीच पैरेलल्स बनाए हैं। आप यहाँ एक क्लियर सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। रिक एंड मॉर्टी के पहले सीजन के 10वें एपिसोड में हम अलग डायमेंशंस के 7 पोर्टल्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे पोर्टल से 3 चीजें बाहर आती हैं, एक पेन, एक नोटबुक और एक कॉफी मग जिस पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। गेस व्हाट, ये चीजें स्टैन पाइन्स की हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ग्रेविटी फॉल्स के दूसरे सीजन के 7वें एपिसोड में अंकल स्टैन की यही 3 चीजें खो जाती हैं। हमें लगता है कि इन दोनों सीरीज के निर्माता असली जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त होंगे। लव ट्रायंगल। जब सन 2001 में श्रेक मूवी का पहला भाग रिलीज हुआ था तो सारी दुनिया इस ग्रीन ओगरे की दीवानी बन गई थी। ये फिल्म एडल्ट्स को भी बेहद पसंद आई, लेकिन लोगों को ये फिल्म इतनी अच्छी क्यों लगी? हमें लगता है कि इसका मुख्य कारण था इसके डार्क जोक्स। ये रहा उसी का एक एग्जाम्पल। इस फिल्म के दूसरे भाग में हम फियोना को उसके लवर के साथ बेड में सोते हुए देख सकते हैं। यहाँ वो आराम से सो रही है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसे इंसोम्निया है बस पड़े पड़े एक पोस्टर की तरफ देख रहा है। इस पोस्टर में जस्टिन टिम्बरलेक की तस्वीर है और नीचे सर जस्टिन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो बात यह है कि फियोना को कैमरॉन डियाज ने अपनी आवाज दी थी जो उस समय इस पॉप स्टार के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी। क्या बात है। हाईटेक। सन 2009 में एप्पल ने अपने आईफोन और दूसरे डिवाइसेस पर पहली बार एंग्री बर्ड्स गेम को लॉन्च किया था। उस जमाने में एप्पल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वालों में काफी लोकप्रिय था। आजकल ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन 4 साल पहले इस कहानी पर आधारित एक फिल्म रिलीज की गई थी जिसमें निर्माताओं ने स्टीव जॉब्स को श्रद्धांजलि देने के लिए ईस्टर एग्स का इस्तेमाल किया था। इसमें एक मजेदार सीन था जिसमें फिल्म का हीरो अपने कान पर एक एप्पल लगाता है, ठीक वैसा ही जैसा कोई साधारण स्मार्टफोन हो। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।